दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की। इसी जिले में एक थाना लगता है दिबियापुर, और इसी थाने के अंतर्गत दिबियापुर कस्बा भी आता है। और इसी कस्बे में दिलीप यादव अपने माता पिता, 3 भाई और एक बहन के साथ रहते थे। दिलीप यादव कोई आम इंसान नहीं थे, वो एक करोड़पति और प्रतिष्ठित व्यापारिक घराने से थे। दिलीप का पैतृक घर मैनपुरी के भोगांव में नागला दीपा नामक गांव में था। वहां उनका पूरा परिवार रहता था। माता पिता, 3 भाई और एक बहन, जिसमें बड़े भाई की शादी हो चुकी थी। दिलीप के पिताजी का क्रेन और हाइड्रा मशीनों का एक बड़ा कारोबार था। उनके पास 20 से भी ज्यादा क्रेन और हाइड्रा मशीनें थी जो कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होती थी। इनका ये कारोबार 4 से 5 जिलों में फैला हुआ था और इसे उनके चारों बेटे मिलकर संभालते थे। साल 2019 में दिलीप यादव औरैया जिले के दिव्यापुर में आ गए। यहां पर उन्होंने वही कारोबार शुरू किया। शुरू में तो वो किराए के मकान में रहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना खुद का घर बना लिया। घर के नीचे उनकी एक दुकान क्रेन सर्विस की थी। इस परिवार के पास ढेर सारी जमीन जायदाद थी, करोड़ों की संपत्ति थी। उनका पैतृक घर 2 एकड़ में फैला हुआ था। औरैया से लेकर मैनपुरी तक हर कोई इस परिवार के रसूख को जानता था। 5 मार्च 2025 को दिलीप यादव की शादी प्रगति यादव के साथ बड़े ही धूमधाम से हुई थी। लोगों का मानना है कि ये उनकी लव मैरिज थी। करीब 3 साल पहले 2022 के आसपास दिलीप और प्रकृति पहली बार मिले थे। दरअसल दिलीप के बड़े भाई संदीप यादव की शादी पारुल संग हुई थी और प्रकृति पारुल की छोटी बहन थी, यानी बड़े भाई की साली, जिससे छोटे भाई की शादी हुई थी। प्रकृति का कभी कभार अपनी बहन के ससुराल आना जाना हो जाता था। दिलीप भी भाई की ससुराल जाता था। इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई, नंबर एक्सचेंज हुए और फोन पर बातें होने लगी। 3 साल पहले मुलाकात हुई और साल 2024 में दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। शुरू में तो घर वालों ने इस शादी का विरोध किया, लेकिन फिर मान गए। पारुल इस घर की बड़ी बहू थी और उसने अपने अच्छे व्यवहार तथा मिलनसार स्वभाव से पूरे परिवार को जोड़कर रखा था। इसी वजह से घर वालों को लगा कि प्रकृति भी दिलीप की जिंदगी संवार देगी। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फिर शादी हुई, लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे। हर कोई अपने अपने तरीके से खुशी जता रहा था। वरमाला के वक्त दूल्हा दुल्हन दोनों बेहद खुश थे, क्योंकि वो जो चाहते थे वो उन्हें मिल गया था। लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसा भयानक होने वाला था कि लोग इस शादी को कोसने लगे थे कि आखिर क्यों हुई थी ये शादी। 6 मार्च को दिलीप अपनी पत्नी प्रगति को विदा कराकर अपने पैतृक गांव नागला दीपा ले आए। पूरे विधि विधान से सारी रस्में की गई। मुंह दिखाई की रस्म में इस नए जोड़े को ढेर सारे गिफ्ट मिले, जिसमें गहने, जेवरात और कैश था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 14 मार्च को होली का त्योहार था। वहां एक रिवाज है कि जिस लड़की की नई नई शादी हुई हो वो अपनी पहली होली मायके में मनाती है, और ऐसा ही हुआ। 6 मार्च को प्रगति ससुराल आई और 10 मार्च को अपने मायके चली गई। प्रगति का मायका औरैया जिले के फफूंद थाना क्षेत्र में सिंहपुर हाजीपुर में था। वो भी एक संपन्न परिवार से थी। परिवार में माता पिता और 3 भाई और 2 बहनें थी। 2 भाइयों और दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। बहनों में एक पारुल और दूसरी प्रगति थी। 10 मार्च को मायके जाने के बाद 12 मार्च को प्रगति फिर अपने पति से मिलने आई। दिबियापुर के मकान में दोनों करीब 2 घंटे साथ रहे, फिर वो चली गई। ये आम बात थी, क्योंकि नया नया जोड़ा था, मिलना तो बनता था। उधर दिलीप अपने रोज के काम में लग गए, बिजनेस संभाल रहे थे। शादी की वजह से कुछ दिनों की छुट्टी पर थे, लेकिन अब वापस काम पर लौट आए थे। कन्नौज के उमरदा ब्लॉक में शाहनगर नामक एक गांव है। वहां एक पुल का निर्माण कार्य चल रहा था। उस पुल के कंस्ट्रक्शन में जो क्रेन और हाइड्रा मशीनें इस्तेमाल हो रही थी,
उसका कॉन्ट्रैक्ट दिलीप यादव के पास था। वो उसकी देख रेख कर रहे थे। 19 मार्च 2025 को दिलीप कन्नौज गए। शादी के बाद पहली बार काम पर गए थे। दोपहर करीब 1:30 बजे उन्होंने अपने बड़े भाई संदीप को फोन किया और कहा कि भैया, मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगा। उस वक्त वो कन्नौज से लौट चुके थे और औरिया के शहर थाना क्षेत्र के किसी होटल में रुके हुए थे। साथ में उन्होंने भाई को बताया कि एक छोटा सा काम और आ गया है। बाइक पर सवार कुछ युवक मेरे पास आए हैं और कह रहे हैं कि उनकी गाड़ी नहर के पास फंस गई है, उसको निकालने में मदद चाहिए। दिलीप हाइड्रा मशीन चलाना भी जानते थे। उस वक्त वो अपनी हाइड्रा मशीन से ही ट्रेवल कर रहे थे जो बाहर खड़ी थी। उन्होंने सोचा मदद कर देनी चाहिए। भाई से ये सारी बातें हुई और कॉल कट गया। कुछ घंटे बाद फिर संदीप के फोन पर दिलीप के नंबर से कॉल आई, लेकिन इस बार लाइन पर दिलीप नहीं थे, पुलिस थी। पुलिस ने पूछा, आप इनके क्या लगते हैं? संदीप ने कहा, बड़ा भाई हूं। फिर पुलिस वाले ने कहा, जल्दी से बिधुना के CHC हॉस्पिटल आ जाइए, आपके भाई को कुछ हुआ है। ये सुनते ही संदीप के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर हुआ क्या? अभी कुछ देर पहले तो मेरी दिलीप से बात हुई थी। दिलीप के बड़े भाई संदीप को जैसे ही पुलिस का फोन आया कि उनके भाई को कुछ हुआ है, वो फौरन कुछ लोगों के साथ बिधुना के CHC हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पता चला कि दिलीप शहर थाना क्षेत्र के पलिया गांव में एक गेहूं के खेत के पास बेसुध हालत में पड़े मिले थे। दोपहर में जब कुछ ग्रामीण खेतों में काम करने आए तो उन्होंने दिलीप को औंधे मुंह पड़ा हुआ देखा। उनके कपड़ों पर खून के धब्बे थे, चोट के निशान थे। ग्रामीणों ने तुरंत शोर मचाया। गांव के बाकी लोग इकट्ठा हुए और पुलिस को कॉल किया गया। पता चला कि उस वक्त दिलीप की सांसें चल रही थी। उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। बिधुना में सभी लोग समझ रहे थे कि दिलीप के साथ कोई हादसा हुआ है, शायद सड़क हादसा। उनकी शादी को अभी सिर्फ 15 दिन ही हुए थे। घर में खुशियों का माहौल था जो अब दुख में बदल गया। परिवार के बाकी लोग भी दिलीप को देखने पहुंचे। हालत गंभीर थी। हर कोई इसे हादसा ही मान रहा था। लेकिन बिधुना में मामला संभला नहीं तो दिलीप को सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। प्रकृति को जब अपने पति की हालत की खबर मिली तो वो भी भागकर सैफई पहुंची, लेकिन वहां भी हालत में सुधार नहीं हुआ। फिर दिलीप को मध्य प्रदेश के ग्वालियर ले जाया गया। परिवार वाले भाग दौड़ कर रहे थे। प्रकृति भी अपने पति के साथ साथ परेशान थी। वो भी ग्वालियर तक गई, लेकिन फिर परिजनों ने उसे घर भेज दिया। कहा, तुम चिंता मत करो, हम दिलीप का ख्याल रखेंगे। इसके बाद दिलीप को आगरा रेफर किया गया, फिर चिचोली हॉस्पिटल। ये सब कुछ सिर्फ 3 दिनों के भीतर हुआ और फिर 21 मार्च को दिलीप ने आखिरी सांस ली। इस खबर ने पूरे परिवार को स्तब्ध कर दिया। आखिर ये सब कैसे हो गया? 15 से 18 दिनों के अंदर ही प्रगति विधवा हो गई। घर में अभी शादी की सजावट भी नहीं हटी थी कि अब अर्थी उठाने की नौबत आ गई। सबका रो रो कर बुरा हाल था। लोग प्रगति को लेकर भी चिंतित थे, अब उसका क्या होगा? उसका तो सुहाग उजड़ चुका था। 21 मार्च 2025 को प्रगति रोते बिलखते अपने पति के पैतृक घर यानी ससुराल पहुंची। उसे देखने से लग रहा था कि बेचारी टूट चुकी थी। उधर पुलिस ने दिलीप का पोस्टमार्टम करवाया। जब रिपोर्ट आई तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। दिलीप के शरीर पर 9 से 10 चोटों के निशान थे। साथ ही सिर के पिछले हिस्से में गोली लगने का निशान भी मिला। यह खुलासा होते ही जो लोग इसे हादसा मान रहे थे वो अब समझ गए कि यह हादसा नहीं बल्कि एक मर्डर है। चोटों के निशान से लग रहा था कि दिलीप की किसी से गहरी दुश्मनी थी, लेकिन वो शख्स कौन हो सकता था? पुलिस पर इस केस की जांच का दबाव बढ़ने लगा। फौरन कई टीमें बनाई गई और जांच शुरू हुई। सर्विलांस टीम ने दिलीप के मिलने वाली जगह के आसपास के CCTV कैमरे खंगालने शुरू किए, लेकिन ये खेतों वाला इलाका था, वहां कैमरे कहां से मिलते? फिर पुलिस ने उस होटल से लेकर खेत तक के रास्ते के कैमरे चेक किया, जो करीब 7 किलोमीटर की दूरी थी। कुछ कैमरे मिले भी, साथ ही दिलीप का कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी निकाला गया कि शायद कोई सुराग मिल जाए। घर वालों से पूछताछ की गई, किसी को किसी पर शक नहीं था। उनके मुताबिक दिलीप एक सीधा साधा लड़का था, कभी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ा।
ना उसके दोस्तों में कोई ऐसी हरकत करने वाला था, ना ही उसे कोई गलत आदत थी। नशा तो बिल्कुल नहीं करता था। दिलीप के घर वालों को किसी पर शक नहीं था, ना ससुराल वालों को। लेकिन दिलीप एक करोड़पति परिवार से था और कई जिलों में उनका कारोबार फैला था। कोई ना कोई दुश्मन तो होगा ही, कोई उनकी तरक्की से जलता होगा। क्या पता घर में ही कोई ऐसा हो। पुलिस ने परिवार, दोस्तों सब पर शक किया, सबसे पूछताछ की, लेकिन किसी के बयान में कुछ भी अजीब नहीं लगा। प्रगति का रो रो कर बुरा हाल था। वो बात करने की हालत में नहीं थी। कॉल डिटेल में भी कुछ संदिग्ध नहीं मिला। दिलीप ने सिर्फ अपने जानने वालों से बात की थी। वो आखिरी कॉल अपने बड़े भाई संदीप को किया था। दोपहर 1:30 बजे के आसपास संदीप ने पुलिस को सब बताया कि दिलीप ने बाइक सवार लोगों का जिक्र किया था, जिनकी गाड़ी नहर में फंसी थी और दिलीप हाइड्रा मशीन से उनकी मदद करने जा रहे थे। क्या उन्हीं लोगों ने दिलीप के साथ कुछ किया था? बैलिस्टिक रिपोर्ट से पता चला कि 315 बोर के तमंचे का इस्तेमाल हुआ था। जांच के दौरान एक सीसीटीवी कैमरे में एक बाइक दिखी। उस पर 3 लोग थे। ये बाइक उस खेत की तरफ जा रही थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि बीच में बैठा शख्स दिलीप था। बाइक चला रहा शख्स भी कैमरे में दिखा, लेकिन पीछे बैठा तीसरा आदमी कौन था, यह पता नहीं चला। पुलिस ने बाइक की रजिस्ट्रेशन नंबर से डिटेल निकलवा ली। पता चला बाइक चला रहा शख्स कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि एक हिस्ट्री सीटर था। नाम था रामजी नागर उर्फ चौधरी, जिसके ऊपर 10 से भी ज्यादा मुकदमे थे। हाल ही में 12 मार्च को यह जमानत पर छूट कर आया था। ये औरैया के अछलदा प्रेम नगर का रहने वाला था। पुलिस ने अपने मुखबिरों को एक्टिव किया। पता चला कि रामजी हरपुरा मोड़ पर आने वाला है। 24 मार्च की दोपहर शहार थाना पुलिस ने रामजी नागर को दबोच लिया। उसके साथ एक और शख्स था, अनुराग यादव उर्फ बबलू। दोनों के पास से एक तमंचा, 4 कारतूस और बाइक बरामद हुई। थाने ले जाकर पूछताछ शुरू हुई। रामजी मुख्य संदिग्ध था, क्योंकि सीसीटीवी में वो दिलीप के साथ दिखा था। अनुराग के पास भी तमंचा था, तो उसे भी अरेस्ट किया गया। प्यार से तो कोई सच नहीं बताता। पुलिस ने सख्ती बरती तो रामजी ने कबूल किया कि उसे 2 लाख की सुपारी मिली थी। ये सुपारी अनुराग ने दी थी। हिस्ट्री सीटर और एक सुपारी देने वाला दोनों पकड़े गए। रामजी ने साजिश में शामिल बाकी लोगों के नाम भी बता दिए। अब पुलिस दिलीप के पैतृक गांव नागला दीपा पहुंची। परिवार को लगा कि शायद पूछताछ के लिए आए हैं, लेकिन पुलिस सीधे प्रगति के पास गई। एक महिला पुलिस ने उससे अकेले में बात की। कुछ मिनट बात करने के बाद पुलिस ने प्रगति को हिरासत में ले लिया और थाने ले जाने लगी। परिवार हैरान था कि एक तो इसका पति चला गया, 15 दिन में घर बर्बाद हो गया। रो रो कर बुरा हाल है, आप इसे कैसे ले जा सकते हैं? फिर पुलिस ने खुलासा किया कि दिलीप की हत्या के पीछे आपकी बहू प्रगति का ही हाथ है। ये सुनते ही ससुराल और मायके वाले सब सन्न रह गए। आखिर प्रगति ऐसा कैसे कर सकती है? दिलीप उससे बहुत प्यार करता था। 1 साल से वो उससे शादी करने की जिद कर रहा था। प्रगति भी दिलीप से शादी करने की जिद पकड़े थी। शुरू में तो घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, खासतौर से संदीप और पारुल, लेकिन आखिर में सब मान गए। शादी के कई महीने पहले से ही तैयारियां जोर जोर से चल रही थी। दिलीप ने खुद प्रगति को शादी की शॉपिंग कराई। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। दिलीप की मां कहती थी कि शादी में प्रगति सबसे हंसकर बात करती थी, घुल मिलकर रहती थी। किसी को एहसास भी नहीं हुआ कि आगे चलकर ये उनके बेटे के साथ ऐसा भयानक कांड करेगी। पति की मौत पर वो आंसू बहाती थी, हॉस्पिटल जाती थी। ये सब ढोंग था। कोई समझ नहीं पाया। किसी को शक तक नहीं हुआ कि जिस लड़के से उसने लव मैरिज की उसे ही दुनिया से क्यों हटा दिया। साल 2019 दिलीप के बड़े भाई संदीप की शादी प्रगति की बड़ी बहन पारुल से हुई थी। प्रगति का परिवार पहले औरैया के दिव्यापुर में रहता था। तीनों भाइयों और दोनों बहनों की पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई। फिर कोविड की वजह से वे लोग फफूंद के सिंहपुर गांव में रहने लगे। प्रगति के पिताजी प्राइवेट नौकरी करते थे, लेकिन कोविड में नौकरी चली गई थी। इसके बाद वो खेती बाड़ी करने लगे। तीनों भाई भी अपनी अपनी नौकरी में जुट गए। प्रगति ने इंटर तक पढ़ाई की थी, फिर घर पर बैठ गई। उसी गांव में इस परिवार का एक स्कूल भी चलता है।
उसी स्कूल के पास में अनुराग यादव उर्फ बबलू रहता था। चूंकि प्रगति और अनुराग पड़ोसी थे, 2020 में उनकी मुलाकात हुई, दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। गांव वाले दबी जुबान में बताते हैं कि कई बार उन्हें साथ में देखा गया था। उनकी चर्चाएं पूरे गांव में फैल गई। जब ये बात घर वालों को पता चली तो हंगामा मच गया। प्रकृति अनुराग से ही शादी करना चाहती थी और कहती थी कि वो उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन गांव वालों के इस परिवार से अच्छे रिश्ते थे, इसलिए कैमरे के सामने ये कुछ नहीं बताया। फिर भी चर्चाएं तो होती थी। इधर एक और बात सामने आई जब दिलीप अपने भाई के ससुराल आने लगा और प्रकृति भी अपनी बहन के ससुराल जाने लगी, तो दोनों की मुलाकात हुई, बातचीत शुरू हुई। एक तरफ प्रकृति का प्रेमी अनुराग, जो था तो बेरोजगार लेकिन झूठी शान दिखाने का शौकीन, महंगे कपड़े, महंगे जूते, तेज रफ्तार बाइक, सब कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार लेकर वो बीएससी करने के बाद घर पर बैठ गया। इसके पिताजी छोटी मोटी नौकरी करते थे, घर के हालात ठीक नहीं थे। फिर उसने ट्रैक्टर चलाना शुरू किया। दूसरी तरफ था दिलीप, जो एक करोड़पति कारोबारी, हर ऐसो आराम की चीज थी, लेकिन वो अपने काम में खुश था। खुद हाइड्रा मशीन और क्रेन चलाता था, सबसे प्यार से बात करता, खाटू श्याम जी का भक्त था। उसकी इच्छा थी कि शादी के बाद प्रगति के साथ वो राजस्थान जाए और खाटू श्याम जी के दर्शन करे, लेकिन उससे पहले ही पत्नी ने विश्वासघात कर दिया। परिवार ने बताया प्रगति और दिलीप में प्यार हुआ। दिलीप उससे शादी करना चाहता था। प्रगति को भी कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि प्रगति इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी दिलीप से कराई। वो तो अनुराग से प्यार करती थी। अनुराग गरीब था, ट्रैक्टर चलाता था। उधर दिलीप अमीर परिवार से था, पारुल भी उसी घर में खुश थी। परिवार अच्छा था, बहू को बेटी की तरह प्यार देते थे। सोचा गया कि प्रगति भी वहां खुश रहेगी। घर वालों के दबाव में प्रगति को यह रिश्ता मानना पड़ा, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया। उसने अनुराग से बात किया कि अगर मैं दिलीप से शादी करूं और कुछ दिनों बाद वो रास्ते से हट जाए तो उसकी जायदाद में मेरी हिस्सेदारी होगी। मैं तो विधवा हो जाऊंगी, कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। फिर तुम सामने आना और मुझसे शादी कर लेना। पति के पैसे भी मिलेंगे और प्रेमी का प्यार भी मिल जाएगा। बस यही से प्लान शुरू हुआ। शादी से पहले ही ये साजिश रची जा रही थी। ये लोग इंटरनेट से आइडिया लेते, ये लोग फिल्में, टीवी, न्यूज सब देखते थे। इनका पहला प्लान था कि शादी के दिन खाने में जहर मिला देंगे, कोई शक भी नहीं करेगा। अनुराग ने प्रगति को जहरीला पदार्थ लाकर दिया, लेकिन वो पदार्थ ऐसा था कि उसमें से अजीब सी दुर्गंध आती थी। खाने में मिलाने से शक हो सकता था। फिर शादी में मौका भी कहां मिलता। ये प्लान फेल हो गया। शादी हुई। प्रगति सबके सामने अच्छी होने की एक्टिंग करती रही। फिर 10 मार्च 2025 को होली के लिए मायके आई। मौका देखकर अनुराग से मिली और आगे की साजिश की बात हुई। मुंह दिखाई की रस्म में प्रगति को 1 लाख नगद मिले थे। उसने अनुराग से कहा, अब एक ऐसा आदमी ढूंढो जो सुपारी लेकर हमारा काम कर दे। अनुराग का ममेरा भाई दुर्लभ यादव उर्फ पिंटू और कजन चमरोहा गांव का प्रधान रामू यादव इसमें शामिल हुए। दुर्लभ का जानकार रामजी नागर था, जो 12 मार्च को जेल से छूटा था। उसे पैसों की जरूरत थी। उसने 2 लाख रुपए की डिमांड की। प्रगति ने 1 लाख दे दिए। अनुराग ने रामू की से 1 लाख का इंतजाम कराया। डील फिक्स हुई। घटना को हादसा दिखाना था। दुर्लभ पैसों के लालच में शामिल हुआ था। रामजी और दुर्लभ ने अपने साथियों शिवम, बलदेव, राहुल सबको इसमें शामिल कर लिया। 17 मार्च को प्रगति मौसी से मिलने के बहाने घर से निकली और अनुराग से होटल में मिली। वहां पर इस खौफनाक घटना की पूरी प्लानिंग हुई। प्रगति का काम था अनुराग को दिलीप की लोकेशन बताना। वो दिलीप से फोन पर बात करती और पूछती कि तुम कहां हो, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। 19 मार्च को दिलीप पहली बार काम के लिए कन्नौज गया। प्रगति को बताया कि वो बेला बाजार में रुका हुआ है। उसने अनुराग को खबर कर दी। अनुराग, रामजी और दुर्लभ को लेकर बेला पहुंचा। उसने दिलीप की पहचान कराई और चला गया।
राम जी और दुर्लभ दिलीप का पीछा करने लगे। शिवम और राहुल दूसरी बाइक से पटना नहर के पास थे। दिलीप खाना खाने होटल में रुका। राम जी और दुर्लभ वहां पहुंचे, कहने लगे, हमारी कार नहर में फंस गई है, मदद कर दो। नहर के पास बिजली के खंभे भी लगाने हैं, लोकेशन देख लो, फिर हाइड्रा लेकर आ जाना, ज्यादा दूर नहीं है। दिलीप को बाइक पर बिठाया और 7 किलोमीटर दूर खेत में ले गए। वहां बाकी के बदमाश भी मौजूद थे। वहां पहुंचते ही दिलीप के साथ मारपीट शुरू कर दी। तमंचे के बट से भी पीटा। दिलीप अकेले सबका सामना कर रहा था, वो सब पर भारी पड़ रहा था। फिर दुर्लभ ने होश खो दिया और तमंचे से गोली चला दी। गोली लगते ही दिलीप गिर पड़ा। सबको लगा कि वो मर गया। वो लोग वहां से भाग गए। थोड़ी देर बाद ग्रामीण आए और दिलीप को देखा, उसकी सांसें चल रही थी। दिलीप को लगी गोली ने सबके मन में शक पैदा कर दिया, वरना लोग तो इसे हादसा ही मान रहे थे। पूछताछ में प्रगति ने अपना मोटिव बताया। उसने कहा कि जब उसकी शादी जबरदस्ती हुई तो वो खुश नहीं थी, इसलिए उसने सारी प्लानिंग की। लेकिन ये शादी करना उसका सिर्फ एक दिखावा था। जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध ये शादी कराई गई। अगर घर वाले मेरी शादी अनुराग से करवाई होती तो दिलीप आज जिंदा होता। लेकिन असली सच्चाई कुछ और थी। जब प्रगति अपनी बहन के ससुराल जाने लगी तो वहां का रहन सहन देखकर प्रभावित हुई। उसने अनुराग को ये बात बताई। कथित तौर पर ये लोग 3 साल पहले से प्लानिंग कर रहे थे। साजिश के तहत प्रगति ने दिलीप को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उससे शादी की ताकि बाद में उसे रास्ते से हटाकर उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले। प्रॉपर्टी मिलने के बाद वो अनुराग से शादी कर लेती, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए प्रगति घर वालों से दिलीप से शादी की जिद करने लगी थी। पहले उसने अनुराग के लिए जिद की थी, फिर दिलीप सामने आया तो उसके लिए शुरू कर दी। लेकिन दिलीप को इन सब की भनक तक नहीं थी। कहीं ना कहीं उसकी बहन पारुल और जीजा संदीप को कुछ पता था, इसीलिए वो दिलीप से कहते थे, इससे शादी मत करो। लेकिन दिलीप को प्यार हो चुका था, वो जिद पर अड़ा था। प्रगति भी साजिश के तहत उससे प्यार भरी बातें करती थी। इस चक्कर में दिलीप सबके खिलाफ हो गया और फिर उसके साथ विश्वासघात हुआ। एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी पैसे लेने अनुराग के पास गए। उसने कुछ पैसे दे भी दिए। राम जी नागर ने अपने साथियों को पेमेंट कर दी, लेकिन उसके अपने हिस्से में सिर्फ 500 रुपए हाथ में आए। उसने अनुराग से बाकी के पैसे मांगे तो अनुराग ने कहा, भाई कुछ दिनों बाद ले लेना। 24 मार्च 2025 को अनुराग रामजी नागर को लेकर हरपुरा गया। वहां रामू यादव पैसे लेकर आने वाला था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। 27 मार्च को पुलिस शाहबाजपुर बंबा के पास चेकिंग कर रही थी, तभी बाइक पर सवार 2 लोग आए। पुलिस को देखते ही बाइक मोड़कर भागने लगे। पुलिस को शक हुआ तो पीछा किया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर तमंचे से फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्यवाही की। पता चला कि वो दुर्लभ यादव और शिवम यादव थे। दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाज के बाद दोनों जेल भेज दिया गया। दुर्लभ ने सुपारी और तमंचे के इस्तेमाल की बात कबूल कर ली। अनुराग के घर में उसके पिताजी और 2 बहनें हैं। पिता छोटी मोटी नौकरी करते हैं, मां नहीं है। अब अनुराग के जेल जाने से उस परिवार पर आफत आ गई। उनका का क्या होगा? जीवन कैसे कटेगा? पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उन सभी कोर्ट में पेश किए, जहां से सभी को जेल भेजा गया। इस कहानी में प्रगति मास्टरमाइंड थी। उसे पैसों के लिए शादी करनी थी और प्यार के लिए विधवा होना था। उसने दिलीप और अपने दोनों परिवारों को ऐसा जख्म दिया जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।